ठीक, देखिए इकोसिस्टम के बारे में बात करेंगे हम लोग यहाँ पे। इकोसिस्टम 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, 10th क्लास का बेसिक टॉपिक है ये इकोसिस्टम, कोई बहुत ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। इकोसिस्टम दो तरीके के होते हैं। क्या होता है इकोसिस्टम, कोई बताएगा? ये हम बता भी चुके हैं पिछले चैप्टर में। जब अबायोटिक और हाँ, और उसको जब हम कहते हैं हमारी कम्युनिटी को हम रिलेट कर देते हैं उसके एबायोटिक एनवायरनमेंट से, यानी इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि आपने कहा कि यहाँ पे बायोटिक थे कंपोनेंट और उनका इंटरेक्शन हो रहा था एबायोटिक कंपोनेंट से। ठीक है, बायोटिक मतलब जो भी लिविंग थिंग्स थी और एबायोटिक मतलब जो भी नॉन लिविंग थे। ठीक है, उनके बीच जो इंटरेक्शन हो रहा है और लिविंग का लिविंग से भी इंटरेक्शन हो रहा है, ये पूरा एक सिस्टम है जिसे हम कहते हैं इकोसिस्टम। ठीक, इस इकोसिस्टम के दो पार्ट हो सकते, ये दो तरीके का हो सकता है, या तो ये टेरेस्ट्रियल होगा, ठीक है, या ये एक्वेटिक हो सकता है। ठीक है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम भी दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड। सेम एज एक्वेटिक भी दो तरीके के हो सकते हैं, नेचुरल और मैन मेड। ठीक है, आपने कहा कि ये इकोसिस्टम जो था नेचुरल वाला, इसको अगर हम बात करें तो नेचुरल इकोसिस्टम जो है उसके एग्जाम्पल में क्या क्या रख सकते हैं, बताइए। नेचुरल में हम क्या क्या एग्जाम्पल रख सकते हैं? टेरेस्ट्रियल के, टेरेस्ट्रियल यानी कि जमीन वाला है, जमीन वाले नेचुरल इकोसिस्टम कौन कौन से? जैसे फॉरेस्ट हो गया, है ना, बिल्कुल सही। ग्रास लैंड हो गए, ये तुम्हारे नेचुरल वाले हो गए। ठीक, फॉरेस्ट और ग्रास लैंड। लेकिन अगर हम मैन मेड की बात करें उसमें क्या जाता है? जैसे क्रॉप फील्ड हो गई, तो जू भी इसी में आएगा, जू वगैरह। हाँ, जू जो है वो भी इसी में आ जाएगा, लेकिन वो पूरा इकोसिस्टम का होता है, जू नहीं। नेशनल पार्क्स नेशनल पार्क हमने जो है बना रखे हैं, उनको हमने कर दिया, लेकिन वो भी हमने तो सराउंड कर दिया है उसको, बनाए थोड़ी है, तो सराउंडिंग है बस। एक्वेटिक में आ जाइए, एक्वेटिक में नेचुरल में आ जाता है, जैसे तुम्हारा सी हो गया, ओशियन सी, ठीक है, ओशियंस हो गए और रिवर्स हो गई, ठीक है, लेक्स हो गई। ये सब तुम्हारे क्या हो गए? नेचुरल। मैन मेड में क्या हो जाता है? एक्वेरियम। अच्छा, ठीक है, तो पॉन्ड्स भी तो इसमें आएगा। पॉन्ड अगर तुमने बनाए हैं पॉन्ड तब तो है, लेकिन पॉन्ड कभी कभी नेचुरल ही होते हैं, पॉन्ड ज्यादातर तो नेचुरल ही होते हैं। तुम अगर फिश फार्मिंग कर रहे हो तो अपना तुमने एक पॉन्ड बना लिया अलग से, वरना इन जनरल वो भी नेचुरल ही होते हैं पॉन्ड्स भी। एक्वेरियम तुम्हारा जो होता है वो आर्टिफिशियल है। ठीक, मैन। तो इकोसिस्टम के ये हो गए टाइप से, कितने टाइप का हो सकता है? तो दो तरीके का बेसिक हमने मारा। कौन कौन? एक हो गया टेरेस्ट्रियल यानी जो जमीनी है, और एक हो गया एक्वेटिक यानी जो पानी में। अब पानी कई तरीके के हो सकते हैं, वो सी या ओशंस हो सकते हैं, या फ्रेश वाटर में रिवर्स आ गए, लेक्स आ गए, ठीक है, झरने हो गए। लेकिन झरना को एक इकोसिस्टम, वो तो गिर रहा है ऊपर से नीचे, जब नीचे आएगा तो फिर वो एक जगह ही बन जाएगी, ठीक है, तो रिवर होगी या लेक बन जाएगी आगे जाके। ऐसे ही मैन मेड में यहाँ पे भी आर्टिफिशियल और यहाँ पे भी आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल में आप क्रॉप फील्ड, क्रॉप फील्ड आपने क्या करा? सरसों बो दी। जब सरसों बो दी तो क्या हुआ? सरसों का एक मौसम होता है, आपने कहा कि ठंड में सरसों बोई थी साहब, और सरसों जब बोई तो उस सरसों को खाने वाले इंसेक्ट आ गए, उसी के साथ सरसों को पॉलिनेट करने वाले इंसेक्ट आ गए, ठीक है, सरसों को पेस्ट आ गए, जो पेस्ट हैं वो आ गए, तो एक साथ पूरे ढेर सारे एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट आ गए। ठीक, अब हम आ जाते हैं इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर। यहां से हम इसे हटा रहे हैं, इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स के ऊपर आते हैं कि इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, अगर हम इकोसिस्टम के कंपोनेंट्स की बात करें तो दो तरीके के कंपोनेंट हो गए इकोसिस्टम के। एक तो हो गए कौन से? बायोटिक, और दूसरे कौन से हो गए? एबायोटिक। एबायोटिक।
बायोटिक कंपोनेंट में आ जाते हैं 3 नाम, कौन कौन से? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर डिकम्पोजर और डीकंपोजर्स। ठीक, एबायोटिक कंपोनेंट में आपका आ जाता है लाइट, ठीक है, सॉइल, एयर, वाटर, ये बेसिक है। इसके अलावा मिनरल्स होते हैं, ठीक। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे विंड हो गई। एयर को विंड कब कहेंगे? जब ये मूव करेगी, ठीक है। हीट, टेम्परेचर जिसे बोलते हैं, ये भी हमारा एक फैक्टर ही तो है। तो ये हो गए अबायोटिक फैक्टर और ये वाले हो गए बायोटिक फैक्टर, ठीक। प्रोड्यूसर्स भी कई तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर, सेकेंडरी प्रोड्यूसर, 2 तरीके के प्रोड्यूसर हो सकते हैं, ठीक है। प्रोड्यूसर भी 2 तरीके के हो सकते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर और सेकेंडरी प्रोड्यूसर। सेकेंडरी प्रोड्यूसर असल में कंज्यूमर ही है। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन है? जिन्होंने करी फोटोसिंथेसिस, जिन्होंने क्या करी? फोटोसिंथेसिस कर ली। अब फोटोसिंथेसिस या तो वो एक्वेटिक लाइफ अगर एक्वायर कर रहा होगा यानी पानी में होगा तब फोटोसिंथेसिस करेगा, या वो टेरेस्ट्रियल लाइफ एक्वायर कर रहा होगा यानी जमीन के होगा तो तब फोटोसिंथेसिस करेगा। तब इसमें भी ऑर्गेनिज्म बदल जाएंगे फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है, ठीक। सेकेंडरी प्रोड्यूसर जो होते हैं वो असल में हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स हैं, क्यों? इन्हें हम रखेंगे कंज्यूमर में ही, लेकिन हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर क्यों कह रहे हैं इन्हें, ये भी समझिए। ये फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट्स को खाएंगे और ये कार्निवोर्स के लिए खुद तैयार हो जाएंगे अपना खाना बना के। कार्निवोर्स के लिए खाना बनाती है, सब गोश्त तो यही बना रहे हैं। प्लांट गोश्त तो बनाते नहीं है, गोश्त तो प्राइमरी कंज्यूमर ही तो बनाएंगे, ठीक है। तो उसको हम फिलहाल में यहाँ पे जो हमने 2 पार्ट में बांटा, हम इसको 2 पार्ट में ना बांट के हम एक ही पार्ट में कर देते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन हो गए? जिनमें फोटोसिंथेसिस हो रही है, और कंज्यूमर वो हो गए जिसमें कंजम्पशन हो रहा है फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट्स का, ठीक है। जिनमें फोटोसिंथेसिस वाले प्लांट्स का कंजम्पशन हो रहा है उन्हें हमने क्या कह दिया? कंज्यूमर। अब कंज्यूमर भी 3 तरीके के हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर, ठीक। प्राइमरी कंज्यूमर वो थे जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाया था, प्राइमरी कंज्यूमर वो थे जिन्होंने प्रोड्यूसर्स को खाया था। इन्हीं को हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोल रहे हैं, याद रखिएगा। प्राइमरी कंज्यूमर को ही हम सेकेंडरी प्रोड्यूसर भी बोल रहे हैं, क्योंकि ये हर्बीवोर्स है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर जितने भी होते हैं वो कैसे होंगे? हर्बीवोर्स, ठीक। सेकेंडरी कंज्यूमर वो होंगे जो इन हर्बीवोर्स को खा रहे होंगे, कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स भी हो सकते हैं, ओमनिवोर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। और टर्शियरी या टॉप कंज्यूमर्स वो होंगे जो सेकेंडरी वालों को खाएंगे, ठीक। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। ये इतनी बातें तो समझ में आ रही हैं आपके, ठीक है। अब आते हैं डीकंपोजर्स। डीकंपोजर्स वो होते हैं जो या तो प्रोड्यूसर मर जाए या कंज्यूमर कोई भी मर जाए, उसको डिकम्पोज करने वाले कहलाते हैं डीकंपोजर्स, ठीक। जैसे तुम्हारे हो गए फंगस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा, तो डीकंपोजर्स हो गए जो इनको खाएंगे। कोई दिक्कत इसमें? डीकंपोजर्स के लिए इनका मरना जरूरी है, यानी डेड एंड डीकेइंग मटेरियल को खाएंगे। तो डीकंपोजर्स डेड एंड डीकेइंग मटेरियल खा रहे हैं, यानी कि ये कैसे हैं? सैप्रोफाइट्स हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स कैसे होते हैं? सैप्रोफाइट्स, डेड एंड डीकेइंग मटेरियल से शुरू करते हैं वो अपना खाना पीना। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखिए, हम चैप्टर का पूरा एक लेआउट बता दे रहे हैं, फिर अभी एनसीईआरटी पे आ जाएंगे और सारी चीजें एनसीईआरटी से समझाते चले जाएंगे कि ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। ये इकोसिस्टम था हमारा पूरा, जिसको हम लोगों ने पूरा यहाँ समराइज कर लिया है एक साथ, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है।
ये हमारा समराइज होगा एक चार्ट में पूरा। सही, आप शेयर कर दिएगा। शेयर कर लेंगे, वैसे तो वीडियो में स्क्रीनशॉट अगर चाहिए तो वीडियो में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हटा दें, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इकोसिस्टम के बारे में हम लोगों ने ये सारी बातें कर ली हैं। एक बात बताएं आपको, सन 2021 में इकोसिस्टम का बिल्कुल इसी तरीके से एक चार्ट बन के आया हाई स्कूल लेवल पे। हाई स्कूल लेवल पे बिल्कुल ऐसे ही चार्ट बन के आया था। उन्होंने यहाँ पे इन सारे बॉक्सेस को खाली कर दिया, ABCD कर दिया, और उस पे इन्होंने कहा कि भाई उसको पूरा कंप्लीट करिए। हो सकता है कि 21 में अगर हाई स्कूल में आया है और 12th क्लास में भी सेम चीज रखी हुई है, तो हो सकता है ये चार्ट रिपीट कर दें, हो सकता है। देखिए कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, हो सकता है चार्ट को रिपीट कर दें, तो आप इस चार्ट को समझ भी गए। अब आगे आते हैं, एक बार जरा सा एनसीईआरटी को देखते हैं कि क्या क्या चीजें एनसीईआरटी में दी हुई है। सबसे पहले इन्होंने कहा कि इकोसिस्टम है क्या, कैन बी विजुअलाइज्ड एज द फंक्शनल यूनिट of nature where living organisms interact among themselves and also with the surrounding physical environment। यानी कि इन्होंने कहा बायोटिक लिविंग वाले अपने आप से तो इंटरेक्ट करेंगे ही करेंगे। जैसे शेर ने हिरन को खा लिया, या शेर हिरन के पीछे दौड़ा और हिरन बच गया, इंटरेक्शन हुआ दोनों के बीच में। हिरन जब बच गया तो हिरन ने बहुत तेजी से सांस लेना शुरू कर दी, यानी एबायोटिक। ठीक है, तो क्या हो रहा है, अब हमने उस पूरी एरिया को देख लिया। वो पूरा एरिया क्या है, हमारा एक इकोसिस्टम है, एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया जिसमें लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में और साथ ही साथ अपने आप में भी इंटरैक्ट करे। उस पूरे एरिया को क्या कह दिया हमने, एक इकोसिस्टम कह दिया। बोलिए कोई दिक्कत यहाँ पे इकोसिस्टम की डेफिनेशन में? कोई दिक्कत नहीं। इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम स्मॉल पॉन्ड, छोटे से पॉन्ड से लेके एक लार्ज फॉरेस्ट या सी तक हो सकता है। हमने आपको सारे एग्जांपल बता दिए। एक छोटा सा पॉन्ड हो सकता है या बड़ा सा सी हो सकता है, फॉरेस्ट हो सकता है, इकोसिस्टम पूरा है। भाई एक पॉन्ड भी एक इकोसिस्टम है। एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपका, ये एक बार सीबीएसई में पूछ लिया उन्होंने कि पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, एक्सप्लेन करिए। एक पॉन्ड एक इकोसिस्टम है, कंप्लीट सेटिस्फाई इकोसिस्टम है, वो इसे आप एक्सप्लेन करिए। पॉन्ड में होती हैं मछलियां, छोटी फिश, बड़ी मछलियां भी होती हैं। ठीक, इसके अलावा पॉन्ड में छोटे छोटे आपके प्लैंक्टन्स होते हैं, जू प्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। ठीक है, इसके अलावा पॉन्ड में आपका पानी है और सूरज की रोशनी जा रही है। ठीक है, ये चीजें भी चल रही है। साथ ही साथ इसके अंदर फंगस भी होंगे, यानी कि प्लैंक्टन्स को खाया स्मॉल फिश ने, स्मॉल को खाया लार्ज फिश ने, लार्ज फिश गई मर, उसको खाया फंगस और बैक्टीरिया ने, और फिर उसके मिनरल्स मिल गए इसमें। और फोटोसिंथेसिस हो रही थी, प्लांट्स थे, छोटे छोटे प्लांट्स थे, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे थे। पूरा इकोसिस्टम तो है, पूरे साइकिल्स चल रहे हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, कंप्लीट इकोसिस्टम कहेंगे। तो इकोसिस्टम एक छोटा पॉन्ड भी हो सकता है और एक बड़ा ओशन भी हो सकता है। कोई दिक्कत इसमें नहीं। तो मेनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ग्लोबल इकोसिस्टम। हमारा पूरा बायोस्फीयर जो है, यानी कि जो हमारी अर्थ है, उसको हमने क्या कह दिया, ग्लोबल इकोसिस्टम कह दिया। बहुत सारे साइंटिस्ट मानते हैं, दरअसल ऐसा पूरा है नहीं। इकोसिस्टम का कलेक्टिव ग्रुप जो है उसको बायोस्फीयर कहते हैं। ठीक है, कई इकोसिस्टम का कलेक्टिव ग्रुप है। लेकिन बहुत सारे लोग अगर ये मान रहे तो मान ले, तो हमें क्या करना है, सिंस दिस इकोसिस्टम इज टू मच बिग। भाई हमारा ग्लोबल इकोसिस्टम तो बहुत बड़ा हुआ ना, कॉम्प्लेक्स स्टडी, इसको कॉम्प्लेक्स स्टडी करना, तो क्या हुआ, इसको हमने कैटेगराइज कर दिया, बेसिक कैटेगराइज करा बेसिक चीजों में, टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक। ठीक, देखिए वही चार्ट आने लगा। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कौन कौन से हैं, फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है, डेजर्ट्स हैं, ये सब तुम्हारे टेरेस्ट्रियल हो गए। जबकि पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, वेटलैंड हो गया, रिवर हो गया, एस्चुरीज हो गया, ये सब कैसे हो गए, एक्वेटिक हो गए। क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड और एक्वेरियम ये कैसे हो गए, ये मैन मेड हो गए, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम हो गए। देखिए पूरा क्लासिफिकेशन है, वो जो मेरा चार्ट था एनसीईआरटी ने इतने से हमें पूरा कंसीडर कर लिया उसको। अब क्या होता है, फर्स्ट लुक स्ट्रक्चर ऑफ द इकोसिस्टम इन ऑर्डर टू अप्रिशिएट द इनपुट्स। इनपुट, इकोसिस्टम में इनपुट आएंगे ना,
क्या क्या आ सकता है, प्रोडक्टिविटी, और फिर क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी यानी फूड चेन, फूड वेब, न्यूट्रिएंट साइकिल, एंड आउटपुट में क्या होगा, डिग्रेडेशन और एनर्जी लॉस। इकोसिस्टम में इनपुट्स में क्या क्या चीजें आई अपनी, आपने जो इनपुट किया वो प्रोडक्टिविटी थी और एनर्जी जो बनाई थी उसको आपने ट्रांसफर किया एक लेवल से दूसरे लेवल के ऊपर। यानी कि आपने कहा कि हिरन ने खाई घास, पहले घास ने खाना बनाया, हिरन ने खाई वो घास और हिरन को खा लिया शेर ने, तो एनर्जी ट्रांसफर हो गई, तो वो चीज हो गई, ये इनपुट्स में आएगा। आउटपुट में क्या हुआ, शेर गया मर और उसकी आत्मा निकल गई, एनर्जी लॉस हो गई, और साथ ही साथ उसके डिग्रेड करने वाले उसके ऊपर बैक्टीरिया और फंगस लग गए, उसको डिग्रेड करते गए, डिकम्पोज कर दिया, लॉस हो गई एनर्जी। वी विल ऑल्सो लुक एट द रिलेशनशिप, साइकिल्स, चेन्स, वेब्स। आपको ये सारी इंटर रिलेशनशिप में ये सारी चीजें हम लोगों को देखना है, मतलब इस चैप्टर में जो देखना था तो यहाँ हम लोगों ने समराइज कर लिया। आगे देखते हैं, चैप्टर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इकोसिस्टम स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इकोसिस्टम का क्या स्ट्रक्चर्स है और क्या उसके फंक्शंस होते हैं, आइए इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देते हैं। आपने चैप्टर 13 देखेंगे, जब आप देखेंगे तो वहां पे बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी, बायोटिक मिलेगा, ठीक। You studied how the individual abiotic and biotic factor affect each other and their surroundings. आपको पता है कि बहुत सारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स जो हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट कर रहे हैं। ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन में हम लोग ये पढ़ के आए थे, पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स हम लोगों ने पढ़े थे, 6 पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स अभी हम लोगों ने पढ़े हैं। कौन कौन से थे वो, म्यूचुअलिज्म, कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, प्रेडेशन, कंपटीशन और पैरासिटिज्म, 6 थे, है ना। तो ये हम लोगों ने पढ़े, ये सारे पॉपुलेशन एट्रीब्यूट पढ़े हैं, तो वो क्या इंटरेक्शन ही तो है। तो अब हम लोग आते हैं, इंटरेक्शन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स रिजल्ट्स इन अ फिजिकल स्ट्रक्चर दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ईच टाइप ऑफ इकोसिस्टम। आइडेंटिफिकेशन एंड इन्यूमरेशन ऑफ द प्लांट एंड एनिमल स्पीशीज ऑफ द इकोसिस्टम गिव्स इट्स स्पीशीज कंपोजिशन। अब यहां पे एक पॉइंट आता है, इसको पकड़ना है। Vertical distribution of different species occupying different levels is called stratification. आपने कहा एक जंगल था, एक जंगल में नीचे घास फूस थी, फिर घास फूस के बाद छोटी छोटी श्रब्स निकली थी, यानी कि गुलाब जैसे पौधे, उन्हें श्रब्स कहते हैं, हर्ब्स और श्रब्स। उससे नीचे घास फूस के ऊपर हर्ब्स थी, ठीक, फिर श्रब्स आई, फिर उसके बाद छोटे ट्री आए और फिर बड़े ट्री आए। क्या हो रहा है, एक लेवल ये बन गया, फिर दूसरा लेवल ये बन गया, फिर तीसरा लेवल ये बन गया, फिर चौथा लेवल ये बन गया। यानी इकोसिस्टम में डिफरेंट स्ट्रेटा है, लेयर्स को क्या कह रहे हैं, जो लेवल्स है उन्हें क्या कहते हैं, स्ट्रेटा, और स्ट्रेटास में बांट देना ही कहलाता है स्ट्रैटिफिकेशन। यानी वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं हम स्पीशीज का, वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑक्युपाइंग डिफरेंट लेवल्स, यानी अलग अलग स्ट्रेटा को ऑक्युपाई कर रहे हैं। इस वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रैटिफिकेशन कह रहे हैं। समझ में आ गई बात या नहीं, कोई दिक्कत? स्ट्रैटिफिकेशन क्या है, अलग अलग स्पीशीज को हम किसी इकोसिस्टम में अलग अलग स्पीशीज को उनके लेवल्स के ऊपर बांट रहे हैं कि ये वर्टिकली ये यहां तक आती है स्पीशीज, ये यहां तक आती है, ये यहां तक आती है, तो उनका ये स्ट्रैटा बन गया। इसे क्या कहते हैं, स्ट्रैटिफिकेशन। क्लियर? तो वर्टिकल स्ट्रेटा और लेयर ऑफ द फॉरेस्ट, ट्रीज, इसमें क्या होगा, ट्रीज ऑक्युपाई टॉप वर्टिकल स्ट्रेटा। जो ट्रीज हैं वो कौन से हो गए, टॉप पे आ गए। उसके बाद श्रब्स सेकंड पे आ गए, हर्ब्स एंड ग्रास ऑक्युपाई द बॉटम, फिर आ गए श्रब्स, और हर्ब्स और ग्रास ये यहां पे। समझ में आई बात या नहीं, बोलिए। स्ट्रैटिफिकेशन आ गया समझ में या नहीं आया? Stratification. The components of ecosystems are seen to functional as a unit when you consider the following aspects. Components, आप देखिए कौन कौन से एस्पेक्ट्स हो सकते हैं एक इकोसिस्टम में। ये एस्पेक्ट्स चले, पहला क्या हो गया, प्रोडक्टिविटी। एक इकोसिस्टम में क्या हो रही है, प्रोडक्टिविटी हो रही है। दूसरा क्या हो गया, डिकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी अभी हमने आपको बताई थी, प्रोडक्टिविटी फोटोसिंथेसिस हो गई, और फोटोसिंथेसिस हुई उसके बाद प्लांट्स को खाया किसी दूसरे ने, उसको खाया किसी तीसरे ने, किसी चौथे ने, तो क्या हो रहा है, एनर्जी फ्लो। प्रोडक्टिविटी और एनर्जी फ्लो,
इसी में आ गया। फिर जो टॉप पे थे और जो नीचे वाले थे उन्होंने अपनी अपनी उम्र पूरी कर ली और वो मर गए। जब मरेंगे तो क्या हो जाएगा? डिकम्पोजिशन। और प्रोडक्टिविटी के बाद ही शुरू हो जाता है एनर्जी फ्लो। और जब डिकम्पोज होते हैं तो जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट के अंदर गए थे वो न्यूट्रिएंट्स डिकम्पोज होने के बाद फिर सॉइल में चले जाते हैं। न्यूट्रिएंट का एक साइकिल चल जाता है जिसे न्यूट्रिएंट साइकिल कहते हैं, जो इस सिलेबस से हटा दिया गया है। इस सिलेबस में नहीं है न्यूट्रिएंट साइकिल। हालांकि आपको पिछले सिलेबस में कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल था एनसीईआरटी में लिखा हुआ। 24 तक आते आते सब कुछ खत्म हो चुका है। कह रहे हैं साहब, to understand the ethos of aquatic ecosystem, let us take a small pond as an example। अभी देखिए हमने आपको एक स्मॉल पॉन्ड का एग्जांपल बताया भी था। अभी बताया था कि एक पॉन्ड जो है वो एक कंप्लीट इकोसिस्टम की तरह ही काम कर रहा है। तो चलिए एग्जांपल ले लेते हैं और उसमें सारी बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो कह रहे हैं प्लांट जो है, पॉन्ड जो है वो सेल्फ सस्टेनेबल यूनिट है रेदर देन सिंपल एग्जांपल। एक सस्टेनेबल यूनिट है, अपने आप को सस्टेन कर रहा है, बनाए रखता है पॉन्ड। हमने आपको बताया अभी पॉन्ड में क्या होंगे, नीचे की तरफ फाइटोप्लैंक्टन्स, जूप्लैंक्टन्स, स्मॉल फिश, लार्ज फिश। इसके अलावा इसमें होंगे मिनरल्स, लाइट आ ही रही है, फोटोसिंथेसिस हो रही है तो अंदर ऑक्सीजन होगी ही होगी, ठीक है, इंटरेक्शंस हो रहे हैं सारे। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट एक पॉन्ड के अंदर मिलते हैं, और जहां बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट दोनों मिल गए हमने क्या कह दिया, एक इकोसिस्टम कह दिया। और वो कैसा है, सेल्फ सस्टेनेबल है, सस्टेन कर रहा है, बनाए हुए है, मेंटेन रखे अपने आप को। भाई जैसे ही ये फिशेस मरी, इसके ऊपर फंगस और बैक्टीरिया ने अटैक किया और इनके न्यूट्रिएंट्स फिर इसी पानी में मिल गए और सॉइल तक पहुंच गए। और जैसे सॉइल में पहुंचे फिर प्लांट्स ने उन्हें लेके अपने आप को ग्रो कर दिया और फिर ऑक्सीजन निकाली और फिर छोटे चीजों ने उन्हें ऑक्सीजन और खाने को लेके अपने आप को आगे बढ़ाया, बड़ा करा तो फिर उम्र पूरी हो गई, फिर मर गए। तो क्या हो रहा है, एक लाइफ साइकिल पूरा चल रहा है, सस्टेन कर रहा है, अपने आप को मेंटेन रखे हुए है। तो यही बात इसमें लिखी हुई है। द पॉन्ड इज अ शैलो वाटर बॉडी in which all the above mentioned four basic components। कौन कौन से 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो आपको पीछे बताए गए? प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, डिकम्पोजिशन था, एनर्जी फ्लो था और न्यूट्रिएंट साइकिल था। ये चार की चारों चीजें इसमें होंगी। तो बायोटिक बायोटिक कंपोनेंट में क्या हो जाता है, वाटर है और उसमें डिसॉल्व है इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, और साथ ही साथ क्या है, सॉइल है इसमें एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। ये क्या हो गया, इसके ए बायोटिक कंपोनेंट हो गए। क्लियर हुई बात? सोलर इनपुट आ रहा है, साइकिल ऑफ टेम्परेचर चला रहा है, डे लेंथ एंड अदर क्लाइमेटिक कंडीशंस रेगुलेट द रेट ऑफ फंक्शन ऑफ द एंटायर पॉन्ड। ये भी ए बायोटिक कंपोनेंट हैं इसके, ठीक। अब आते हैं बायोटिक। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में क्या आ जाते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, इनको पकड़ना है। ऑटोट्रॉपिक कंपोनेंट में फाइटोप्लैंक्टन, some algae and the floating, submerged and marginal plants found at the edge। क्या क्या चीजें हो गई, देखिए ऑटोट्रॉपिक में फाइटोप्लैंक्टन हो गए, ठीक। इसके बाद क्या आ गया, कुछ एल्गी हो गए। उसके बाद क्या आया आपका, फ्लोटिंग सबमर्ज्ड, जो कैसे हैं, फ्लोट कर रहे हैं। इसके बाद मार्जिनल प्लांट्स यानी रूटेड सबमर्ज्ड, फिर आ जाते हैं एज वाले, ठीक। तो ये आ गए आपके कौन से, प्रोड्यूसर्स। ये क्या है, प्रोड्यूसर है किसी प्लांट में। कंज्यूमर में आइए, कंज्यूमर में आ जाते हैं आपके जूप्लैंक्टन, फ्री स्विमिंग बॉटम डवेलर्स, फ्री स्विमिंग एंड बॉटम डवेलिंग फॉर्म्स। जू प्लैंक्टन की 2 फॉर्म हो सकती है। जू प्लैंक्टन, देखिए प्लैंक्टन, पॉन्ड हटा देगा, प्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन, ये क्या होता है, देखिए ये दोनों माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म है, बहुत छोटी छोटी ऑर्गेनिज्म। फाइटोप्लैंक्टन वो होते हैं जो होते हैं प्लांट्स। फाइटोप्लैंक्टन कौन है, जो है प्लांट लाइक, जो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे।
जूप्लैंक्टन कौन है? जो फाइटोप्लैंक्टन को कंज्यूम करेंगे, ये एनिमल। समझ में आई बात या नहीं? अब ये भी दो तरीके के हो सकते हैं, कौन? एक तो फ्री स्विमिंग हो गए, ठीक, और एक हो गए बॉटम डवेलर, यानी कि तालाब में कुछ नीचे रहेंगे, बॉटम पे रहेंगे तो बॉटम डवेलर, और फ्री स्विमिंग है वो यहां भी घूम रहे हैं, यहां भी घूम रहे हैं, यहां भी घूम रहे हैं, ठीक। ऐसे ही निक्टॉन्स न्यूस्टॉन्स भी होते हैं, हम उनके बारे में कोई बात यहां नहीं करेंगे भाई, जितना आपको एनसीईआरटी दिया हम उसी लेवल पे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने कह दिए कि कंज्यूमर में आ गए आपके कौन? जूप्लैंक्टन। और जूप्लैंक्टन दो तरीके के हो गए, या तो वो फ्री स्विमिंग होंगे, तैर रहे हैं, या वो बॉटम डवेलिंग में नीचे ही नीचे जमीन के पास में ही रह रहे हैं, ठीक है। आ जाता है डिकम्पोजर के ऊपर। डिकम्पोजर में आ गए फंजाई, बैक्टीरिया और फ्लैजिलेट्स, स्पेशली अबंडेंट इन द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। यानी कि जो डिकम्पोजर्स हैं वो कहां होंगे? बॉटम में होंगे, नीचे की तरफ रहेंगे ज्यादातर। और उसमें कौन कौन आ जाएंगे? फंजाई आ गए, बैक्टीरिया हो गए और फ्लैजिलेट्स हो गए, ठीक। फ्लैजिलेट्स आपने पढ़े, जू फ्लैजिलेटा, प्रोटोजोआ याद करिए, उसमें जू फ्लैजिलेटा पढ़ा, तो फ्लैजिलेट्स वगैरह हो, ठीक। ये आपके तीनों चीजें इसमें हो गई, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, ऑटोट्रॉफ लिखा हो प्रोड्यूसर, फिर कंज्यूमर और फिर डिकम्पोजर्स, तीनों चीजें हो गई बायोटिक की। ए बायोटिक में आपके क्या क्या हो गया? टेम्परेचर भी हो गया, सॉइल भी हो गई, मिनरल्स भी हो गए, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मटेरियल हो गया, और भी बहुत सारी चीजें जैसे डे लेंथ हो गई, ये सब ए बायोटिक कंपोनेंट आपके हो गए। एक पॉन्ड का ही एग्जांपल ले रहे हैं और उसे कह रहे हैं क्यों ये सेल्फ सस्टेनेबल है, तो इतनी सारी चीजें तो इसमें है ही है, तो जब सारी चीजें तो सब न्यूट्रिएंट साइकिल और सब कुछ चल जाएगा, तो सेल्फ सस्टेनेबल है। So this system performs all the functions of any ecosystem and of the biosphere as a whole, that is conversion of inorganic into organic material, help the radiant energy of the sun by the autotrophs, ठीक है, consumption of the autotrophs by heterotroph, वही सारी बातें लिखी हुई हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं। There is a unidirectional movement of energy towards the higher trophic level, ये भी पकड़िए जरा बात, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट है एनर्जी का। क्या हो रहा है? आपने कहा प्रोड्यूसर, यानी प्लांट्स ने एनर्जी को बनाया, जो सन से आई एनर्जी, ये आ गया सन। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन अवर अर्थ। तो अगर हम कहें डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स, डीप हाइड्रोथर्मल वेंट्स यानी समुद्र में, ओशंस में वो जगहें जो बहुत गहराई में 500 मीटर अंदर चले गए, 800 मीटर अंदर चले गए, क्या वहां सनलाइट पहुंच रही है? नहीं पहुंच रही। उन जगहों को छोड़ के, उन जगहों को छोड़ के बाकी सारी जगहों के लिए सन है आपका प्राइमरी सोर्स एनर्जी का। समझ में आई बात या नहीं? तो सन से 100% मान लो एनर्जी आ रही है, पूरे सन का रेडिएशन आ रहा है। जब अर्थ के ऊपर ये सन का रेडिएशन आता है तो 50% रेडिएशन जो है वो वापस चला जाता है या एब्जॉर्ब हो जाता है दूसरी फालतू चीजों। जैसे तुम हो, तुम्हारे अंदर ये रेडिएशन एब्जॉर्ब हो गया, कोई फायदा है उसका? कोई फायदा नहीं। बचा 50%। ये जो 50% रेडिएशन अर्थ के ऊपर आता है उसमें प्रोड्यूसर्स जो है वो इस 50% के 2 to 10% को फोटोसिंथेसाइज करते हैं, यानी टोटल 100% का सिर्फ 1 से 5% ही फोटोसिंथेसिस में जाता है। बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रोड्यूसर हमने आपको बता दिए कौन कौन से हैं, एल्गी है, फाइटोप्लैंक्टन है, ये सब प्रोड्यूसर्स हैं। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं अपनी एनर्जी पूरी अपने अंदर रखेंगे। भाई प्लांट है, उसने एनर्जी बनाई है, तो एनर्जी बनाने में कुछ उसकी एनर्जी लगी, और जो एनर्जी उसकी बन गई है उससे वो खुद को भी तो सरवाइव करा रहा है, रेस्पिरेशन नहीं करेगा। तो जितनी भी प्रोडक्टिविटी हुई ना यहाँ पे इस लेवल के ऊपर, यानी प्रोड्यूसर के लेवल पे जितनी भी टोटल प्रोडक्टिविटी, उसे कह दिया हमने ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है ना। और फिर क्या हुआ, उसने अपने आप को सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन करेगा वो, ठीक है, वो रेस्पिरेशन करेगा जिससे वो अपने आप को सर्वाइव कराएगा।
एटीपी बनाएगा उस रेस्पिरेशन के थ्रू। वो खुद सर्वाइव करने के लिए क्या बनाएगा, एटीपी बनाएगा ना। तो रेस्पिरेशन में उसने इसमें से कुछ एनर्जी को निकाल दिया। तो जो बची उसके पास अगले ट्रॉपिक लेवल को ट्रांसफर करने के लिए जो एनर्जी बची उसे क्या देते हैं, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, एनपीपी। बोलिए कोई दिक्कत इसमें? ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो थी कि जो किसी प्रोड्यूसर ने अपने लेवल के ऊपर सारा खाना पीना बना लिया था टोटल, मतलब अपने लिए भी और जो बचाना सेव करने के लिए भी, उसे कह दिया ग्रॉस प्राइमरी। लेकिन ये खाना अब अगले ट्रॉपिक लेवल में जाएगा, प्रोड्यूसर को खाएंगे कंज्यूमर्स। जब कंज्यूमर में जाएगा तो क्या होगा, इसका सर्टेन परसेंट ही जा पाएगा, सिर्फ 10% जाता है। लिनमैन लॉ है 10% लॉ, आपको बताया भी है, 10th क्लास में बताया गया है। उसके भी कुछ क्वेश्चन करा देंगे लेकिन कोई इतना ज्यादा खास नहीं। तो क्या है, 10% जा रहा है, लेकिन इसने अपने आप तो रख लिया ना 90%, यानी रेस्पिरेशन में वो चला जाएगा। ठीक, फिर जो बचा अवेलेबल नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए उसे हमने कह दिया नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, कि भाई साहब यही रहा है मेरे पास। ठीक है, जैसे तुम हो, तुमने कोई बिजनेस शुरू किया, जब बिजनेस शुरू करते हो तो तुम कुछ पैसा लगाते हो और फिर उसके बाद अपना घर का खर्चा भी देखते हो, और जब अपने घर का खर्चा और वो सारी चीजें तुमने निकाल दी तो जो बचता है आप कहते हो साहब ये हमारा प्रॉफिट है। ऑडिट तुम उसके ऊपर कराते हो, जो ऑडिट कराते हो तुम उसके ऊपर कि भाई साहब हमारा इतना फायदा हो रहा है पर ईयर, जो शेयर मार्केट का चल रहा है काम, उसमें जो ऑडिट हो रहे हैं वो इसी के ऊपर हो रहा है। तो यही प्लांट्स का है, क्या हो रहा है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, जो टोटल आपने बना लिया खाना, उसमें से उसने रेस्पिरेशन में कितना निकाल दिया उसको हटा दो, तो जो भी बचेगा उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। तो प्रोड्यूसर ने प्रोड्यूस कर लिया, प्रोडक्टिविटी हो गई। समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत? अब प्रोड्यूसर को खाएंगे कौन, कंज्यूमर, और कंज्यूमर तक ये एनर्जी पहुंचेगी। कंज्यूमर भी 3 तरीके के हैं, प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और फिर टर्शियरी कंज्यूमर। ठीक है, यानी कि एक स्टेप से दूसरे पे, दूसरे से तीसरे पे, तीसरे से चौथे। यानी आपने सूरज से एनर्जी ली, ये एनर्जी आगे ट्रांसफर हुई, वो एनर्जी और आगे ट्रांसफर हुई, वो एनर्जी और आगे ट्रांसफर हुई। यानी कि एक, और जो ये पूरा एक चेन है, फूड चेन जिसे कहते हैं, फूड चेन के हर एक लेवल को कहते हैं ट्रॉफिक लेवल। फूड चेन के हर लेवल को क्या कहते हैं, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। तो ये एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती चली जा रही है, हायर ट्रॉफिक लेवल में यूनिडायरेक्शनली तो चल रही है। यही पॉइंट ये लिखा हुआ है, देयर इज अ यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ एनर्जी टुवर्ड्स द हायर ट्रॉपिक लेवल एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड लॉस एज हीट टू द एनवायरनमेंट। और इसी में क्या होता है, ये हीट की तरह और डिस्ट्रीब्यूशन में निकल जाता है, लॉस होती रहती है एनर्जी यूनिडायरेक्शन। यानी यहां से बहुत सारी एनर्जी जब इधर जाएगी तो हीट में चली जाएगी। शेर बेचारा दौड़ रहा है हिरन को मारने के लिए, उसने एनर्जी कंज्यूम भी तो कर दी, हीट की फॉर्म में खत्म हो गई, नहीं समझे? तो एनवायरनमेंट में वो एनर्जी भी तो जाएगी। बोलो कोई दिक्कत नहीं है? आइए साहब, प्रोडक्टिविटी। द कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ एनी इकोसिस्टम टू फंक्शनल एंड सस्टेन। भाई आपको पता है कि एनर्जी के लिए हमारा अल्टीमेट सोर्स सन है। Primary productivity is defined as the amount of biomass or organic matter produced per unit area over a time period by plants during photosynthesis। समझ में आई बात है नहीं? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो है कि जो बायोमास बनाया है प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस के द्वारा पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हमने क्या कह दिया है, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कह दिया है। अमाउंट ऑफ बायोमास और ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया ओवर अ टाइम पीरियड बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब इसको अलग अलग तरीके से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, अलग अलग टर्म में इसे एक्सप्रेस किया जाता है। जैसे अगर हम देखें तो वेट के टर्म में करेंगे तो ग्राम पर मीटर स्क्वायर। अगर हम वेट के टर्म में कर रहे हैं तो उसकी यूनिट क्या आ जाएगी, ग्राम पर मीटर स्क्वायर। या एनर्जी के टर्म में कर रहे हैं तो किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट समझ में आ गई प्रोडक्टिविटी की। द रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। वही बात आ गई। खाली प्रोडक्टिविटी के लिए क्या कह देंगे, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन। प्रोडक्टिविटी क्या लग रहा है कि आपका बायोमास कितना बन रहा है। भाई आपने
सूरज से जो एनर्जी ले ली, एनर्जी लेने के बाद आपका बायोमास बना, लिविंग मैटर बना आपका, ठीक है। तो आपका लिविंग मैटर कितना बन गया उसे आपने क्या कह दिया, किस रेट से बन रहा है, वही प्रोडक्टिविटी, बायोमास प्रोडक्शन कह दिया। और बायोमास प्रोडक्शन को आपने क्या कहा है, इसको एक्सप्रेस करेंगे ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, या अगर एनर्जी के फॉर्म में लेंगे तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ठीक। इट कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अभी मैंने आपको बताया ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या होता है, क्या होती है भाई ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, देख लीजिए। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ एन इकोसिस्टम इज द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। हमने आपको कह दिया कि किस रेट से ऑर्गेनिक मैटर बन रहा है फोटोसिंथेसिस में, ये नहीं कि अपने लिए पराये के लिए कितना, सब टोटल जो आपका आ रहा है वो किस रेट से प्रोडक्शन हो रहा है बायोमास का, उसे हमने कह दिया है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस रेस्पिरेशन लॉस इज नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अगर ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी में से रेस्पिरेशन का लॉस हटा दिया जाए तो जो बनेगा उसे क्या कह देंगे, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। कोई दिक्कत इसमें, अभी तो समझाया था यार, समझ में आ गया होगा। तो नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर कंजम्पशन टू हेट्रोट्रॉप्स। तो आपने क्या कहा, ये कह रहे हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये अवेलेबल बायोमास है फॉर द कंजम्पशन ऑफ हेट्रोट्रॉप्स, यानी कि अब इसके बाद आगे चलेंगे हेट्रोट्रॉप्स, यानी फोटोसिंथेसिस जो हुई उसमें प्लांट ने अपने लिए जो था वो सब कंज्यूम कर लिया, जब हर्बीवोर्स उसे खाएंगे तब तो ये आगे बढ़ेगा। तो हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए बचा हुआ जो मास होगा वो इसके ऊपर डिपेंड करेगा कि नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी आपकी कितनी रही है। आपने प्रोडक्शन कितना करा इससे कोई मतलब नहीं है, रेस्पिरेशन भी तो कर डाला, तो नेट में जो बचा है यही अवेलेबल रहेगा किसके लिए, हर्बीवोर्स और डिकम्पोजर्स के लिए। सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। हमने आपको क्या बताया बेटा, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोड्यूसर सेकेंडरी प्रोड्यूसर बताए थे हमने, प्रोड्यूसर को ही दो पार्ट में बता दिया। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, आपने कहा दूसरी तरीके का ऑर्गेनिक मास डेवलप करना, जैसे आपने प्लांट खाया, ठीक है, आप क्या बकरी की मान लेते हो, बकरी ने एक प्लांट खाया, ठीक, जो बकरा है या बकरी है उसने क्या खाया है, एक प्लांट खाया है, खाया था घास फूस, और उसने क्या बनाया, दूसरा एक और ऑर्गेनिक मैटर बनाया दिया, वो क्या था, उसकी मसल्स यानी गोश्त बना दिया। खाया था घास फूस, उससे बन गई गोश्त, एक नया ऑर्गेनिक मैटर बन गया, तो वो प्रोडक्टिविटी क्या हुई, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हुई। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू ऑर्गेनिक मैटर बाय कंज्यूमर्स। हर्बीवोर है ना वो, कंज्यूमर ही तो है वो, प्राइमरी कंज्यूमर था, उसने आगे के लिए बना दिया, तो उसे क्या कह दिया हमने, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कह दिया। कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, प्लांट के ऊपर करेगी जो किसी पर्टिकुलर एरिया में है। भाई अच्छा प्लांट होगा, ज्यादा प्रोड्यूस करने वाला, तो उससे अच्छी चीज होगी। आप एक जगह लगा दो आम की फसल, ठीक है, और एक जगह लगा दो गन्ने की फसल, कौन सा ज्यादा होगा, गन्ने ज्यादा होंगे, आम कम होंगे। उसी पर्टिकुलर एक बीघे की बात कर रहे हैं, उसी में आम कम हो रहा है, गन्ने ज्यादा हो रहे हैं, दोनों के अंदर शुगर, मीठे दोनों। तो ये डिपेंड कर रहा है कौन सा प्लांट है जो उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोडक्शन कर रहा है, ठीक है। तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीशीज इनहिबिटिंग अ पर्टिकुलर एरिया। इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द वैरायटी ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी ऑफ द प्लांट। आपने कहा कि आपके न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, आप खाद डालोगे तो ज्यादा तेजी से प्रोडक्शन होता है, आप खाद नहीं डाल रहे हो, नॉर्मली कर रहे हो ऑर्गेनिक फार्मिंग, तो धीरे धीरे प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा आपने कहा मौसम ही चेंज कर दें, गर्मी के मौसम में तुमने आम ले लिए और ठंड के मौसम में कह रहे हो आम लाओ, तो क्या आएंगे, प्रोडक्शन होएगा ही नहीं। ठंड के मौसम में आम थोड़ी आ रहे हैं, ठीक। तो क्या है, ये मौसम के ऊपर भी डिपेंड कर रहा है, ये एनवायरमेंटल फैक्टर्स कैसे हैं, इट वेरीज इन डिफरेंट लेवल, देयरफॉर इट वेरीज इन डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम। यानी प्रोडक्टिविटी अलग अलग इकोसिस्टम में अलग अलग हो सकती
है द एनुअल नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द होल बायोस्फीयर इज अप्रोक्सीमेटली 170 बिलियन टन्स बाय ड्राई वेट की बात कर रहे हैं ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। ऑफ दिस डिस्पाइट ऑक्यूपाइंग अबाउट 70% ऑफ द सरफेस द प्रोडक्टिविटी ऑफ द ओशंस आर ओनली 55 बिलियन टन्स। 70% तो आपका सरफेस के ऊपर रहेगा और ओशंस में 55 बिलियन टन्स के करीब प्रोडक्टिविटी रहेगी। द रेट ऑफ कोर्स ऑन इज ऑन लैंड, द रेट ऑफ कोर्स इज ऑन लैंड। Thus the main reason for the low productivity of oceans with your डिस्कस करना है आपको टीचर से, अपने जो टीचर होंगे उनसे डिस्कस करिएगा, हम आपके टीचर नहीं है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि वहां लो प्रोडक्टिविटी है और अर्थ पे यानी लैंड के ऊपर ज्यादा प्रोडक्टिविटी है, ओशंस में कम है, ऐसा क्यों? अच्छा वो नहीं जा पाती है, उतनी सनरेज नहीं जा रही हैं, हाँ। उतना अवेलेबिलिटी नहीं है उनको चीजों की, ठीक। तो ये सब चीजें हमने आपको बताया ना कि किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये न्यूट्रिएंट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। ये डिपेंड कर रहा है एनवायरमेंटल फैक्टर्स के ऊपर। अर्थ के ऊपर एनवायरमेंटल फैक्टर चेंज हो रहे हैं, पानी के अंदर तो एक सही एनवायरमेंटल फैक्टर, तो वहां प्रोडक्टिविटी इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है जितनी यहाँ हो पा रही है। अलग अलग मौसम में अलग अलग तरीके के प्लांट्स अलग अलग चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं। आते हैं भाई साहब डिकम्पोजिशन के ऊपर। हम लोगों ने जो जो पढ़ रहे थे समझ में आ रहा होगा, हम लोग इकोसिस्टम में थे, बायोटिक एबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ लिया, हम लोगों ने इकोसिस्टम के टाइप्स पढ़ लिए, हम लोगों ने इकोसिस्टम के अंदर जो जो चीजें होती पैरामीटर्स यानी कि प्रोडक्टिविटी कैसे होती है, उसमें एनर्जी फ्लो के बारे में आप बात करेंगे, डिकम्पोजिशन कैसे होता है, इन सब के बारे में आप बात करेंगे। प्रोडक्टिविटी का टॉपिक खत्म हो गया। 4 चीजों के ऊपर चल रहा था एक इकोसिस्टम, पॉइंट इसीलिए सस्टेनेबल था कि पॉइंट में ये 4 की चारों चीजें हो रही। आइए देखते हैं डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब है कोई चीज खत्म हो गई, तो जब खत्म हो गई है तो अब उसको पूरी तरह से डिग्रेड कर देंगे, फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाएंगे। प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करी थी। प्लांट फोटोसिंथेसिस कैसे कर रहे थे? उन्होंने ऑक्सीजन ली थी, हाइड्रोजन लिया था और बहुत सारे मिनरल्स को यूज किया था, उससे अपने फायदे की चीजें बना ली, सेल वॉल बना ली। किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है, उन्हें वो प्रोड्यूस कर लिया। लेकिन सेलुलोज जो था वो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ था, तो मॉलिक्यूलर लेवल से चले थे और प्रोड्यूस करते हुए बड़ा प्लांट बना दिया। अब उसी को डिग्रेड करते हुए फिर मॉलिक्यूलर लेवल पे आ जाना, डिकम्पोजिशन। यानी अभी आपने कंपोज किया था, सारे गामा पाको सबको मिला के पूरा एक कंपोज कर दिया, अब उसे डिकम्पोज कर देंगे, धीरे धीरे तोड़ते चले जाएंगे। समझ में आ गई बात या नहीं? और डिकम्पोजिशन में कुछ स्टेप्स हैं, उनके ऊपर बात होगी। चलिए देखिए, आपने अर्थवॉर्म को देखा ही होगा कि वो फार्मर का फ्रेंड कहलाता है। क्यों कहला रहा है? वो इसलिए कहला रहा है क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा है। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ रहा है, जमीन के अंदर मिला दे रहा है, उससे मिनरल जमीन में आ जाते हैं और जमीन को से प्लांट्स को फायदा हो जाता है। सिमिलरली डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, और इस प्रोसेस को कहते हैं डिकम्पोजिशन। यानी डिकम्पोजिशन क्या है? डिकम्पोजिशन इज अ प्रोसेस of degrading complex organic matter into carbon dioxide, water, nutrients। इस पूरे प्रोसेस को क्या कह दिया हमने? डिकम्पोजिशन कह दिया है। डेड प्लांट्स रिमेन सच एज लीव्स, बार्क, फ्लावर और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग फीकल मैटर कंस्टिट्यूट डेट्राइटस। तो डेट्राइटस की अगर कभी डेफिनेशन आए तो जो कुछ भी मर गया वो सारी चीजें क्या है? डेट्राइटस है। एक प्लांट की पत्ती मर गई और टूट के नीचे आके गिर गई, वो क्या है? डेट्राइटस है। एक प्लांट की बार्क, आप गए उसकी छाल उतार दी, वो क्या है? डेट्राइटस है। एक प्लांट पर तेजी से हवा चली और वो प्लांट का इतना पार्ट टूट के जमीन पे गिर गया, वो क्या है? डेट्राइटस है। कोई आदमी जा रहा था, अचानक से बिजली गिरी और वो मर गया, वो क्या बना? डेट्राइटस बना। ठीक है, शेर ने हिरन को मारा, मारने के बाद उसे खा गया, लेकिन कुछ मटेरियल उसका पड़ा रह गया, वो क्या बना? डेट्राइटस बना। यानी कि आपने कहा कि डेड प्लांट हो या आपका एनिमल हो, इंक्लूडिंग फीकल मैटर भी हो, अगर वो भी इंक्लूड कर रहे हो तो भी वो क्या बना रहा है? वो डेट्राइटस ही बना रहा है, विच इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन।
जो डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल की तरह काम करेगा। यानी कि डिकम्पोजिशन का काम कहां से शुरू हो जाएगा? उस डेट्राइटस से ही शुरू होगा। अभी हम लोग फूड चेन के बारे में बात करेंगे, तो वहां 3 तरीके की फूड चेन की बात करेंगे, पैरासिटिक, ग्रेजिंग और डेट्राइटस। यानी जो ये डेट्राइटस वाली फूड चेन है, डिकम्पोजिशन वाली, इसकी बात करेंगे। ग्रेजिंग फूड चेन की बात करेंगे, जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, शेर ने इसको खाया, इसने उसको खाया, उसने उसको खाया, ये ग्रेजिंग फूड चेन है। ऐसे पैरासिटिक फूड चेन होती है। बातें करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं, डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन के लिए डेट्राइटस जो है वो मेन चीज है। अगर डेट्राइटस नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन हो ही नहीं सकता। भाई कोई चीज मरेगी नहीं तो कैसे डिकम्पोजिशन होगा? समझ में आई बात? तो द इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन आर, कौन कौन से होंगे? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। कौन कौन से हो गए? फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन। ये आपके 5 स्टेप होते हैं जो डिकम्पोजिशन में हम लोगों को करना है। बहुत सिंपल है, आइए एक एक करके देखेंगे, बहुत तेजी से हो जाएगा। फ्रैगमेंटेशन, फ्रैगमेंट्स में बांट देना। फ्रैगमेंटेशन, आपने कहा एक पत्ती थी वो टूटी, उसको केचुआ आया, उसने खाना शुरू कर दिया और एक फ्रैगमेंट से दो पार्ट में वो टूट गई, तो 2 फ्रैगमेंट हो गए। फ्रैगमेंटेशन। पानी बरसा, उसी टाइम पे पानी बरस गया, और जब पानी बरस गया तो क्या हुआ? उसमें जितने इनऑर्गेनिक मटेरियल थे उस पत्ती में मिले हुए, वो इनऑर्गेनिक मटेरियल पानी में मिल गए और पानी परकोलेट करता हुआ जमीन के अंदर छेदों में घुसता हुआ चला गया। कहां? ग्राउंड वाटर में चला गया। और जो ग्राउंड वाटर है जो बिल्कुल नीचे है, ग्रेविटेशनल वाटर बन जाता है, जो अवेलेबल नहीं होता है, तो इसे क्या कह देते हैं? ये नीचे चला गया। ठीक, लीचिंग हो गई। इसके बाद शुरू होती है कैटाबोलिज्म। आप उसको तोड़ना शुरू करते हो, कैटाबोलिज्म, और कैटाबोलिज्म के बाद बन जाती है ह्यूमस, खाद। ठीक है, जो आप लोग गड्ढों में पत्ते और वेजिटेबल्स वगैरह को उठा के और गोबर को उठा के डाल देते हो और कुछ दिन बाद वो खाद में बदल जाता है, जिसे आप ह्यूमस बोलते हो। तो असल में ह्यूमस जो है उसके अंदर आपके मिनरल्स बहुत सारे भरे हुए, और ह्यूमस का फॉर्मेशन ही कहलाता है ह्यूमिफिकेशन। कैटाबोलिज्म के बाद ह्यूमिफिकेशन हो गया। अब ह्यूमिफिकेशन जो हो गया, ह्यूमस बन गई है, उसको भी तोड़ना है, उससे निकालना है हमें मिनरल्स, और मिनरल्स निकालने के प्रोसेस कहते हैं मिनरलाइजेशन, जो डिपेंड करता है कि किस तरीके का ह्यूमस है, यानी मटेरियल कैसा है, डेट्राइटस कैसा है। अगर वो बहुत कॉम्प्लेक्स मटेरियल का बना हुआ है, लाइक अगर काइटिन का बना हुआ है, वो सेलुलोज का बना हुआ है, तो भाई उसको तोड़ना मुश्किल है। लेकिन अगर यही कार्बोहाइड्रेट्स का बना हुआ है तो इजी है। यही बात अगर कहें तो ठंड ज्यादा है तो उसको जो तोड़ना मुश्किल है, लेकिन अगर कहें कि थोड़ा मॉडरेट टेम्परेचर है, ना ज्यादा ठंड है ना गर्मी है, उसमें उसको तोड़ना आसान होगा। यानी कि डिपेंड करता है एनवायरमेंटल फैक्टर के ऊपर भी कि किस तरीके का मौसम है, और इसके ऊपर भी कि किस तरीके का इसका कंपोजिशन है। क्लियर? आइए एक एक करके बात करते हैं फिर से। फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन की। सबसे पहले फ्रैगमेंटेशन की बात कर लेते हैं। डेट्राइटस या डेट्रीवोर्स ब्रेक डाउन डेट्राइटस इनटू स्मॉल पीसेस। इस प्रोसेस क्या कह देते हैं? फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देना फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। अभी आपको डायग्राम दिखाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। बाय द प्रोसेस ऑफ लीचिंग, लीचिंग में क्या हो रहा है? पानी में सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स नीचे चले जा रहे हैं, जमीन के अंदर चलते चले जा रहे हैं, सॉइल हॉरिजॉन, एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एंड अनअवेलेबल सॉल्ट एज एन अनअवेलेबल सॉल्ट। तो ये नीचे की तरफ चले गए, ये अवेलेबल सॉल्ट अब है ही नहीं, अब अनअवेलेबल है, ये किसी को मिलेगा नहीं। इसको कहते हैं लीचिंग। बैक्टीरिया एंड फंगल एंजाइम डिग्रेड द डेट्राइटस इन सिंपल और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबोलिज्म। बैक्टीरिया और फंगस इसे तोड़ रहे हैं, डेट्राइटस को, और छोटे छोटे इनऑर्गेनिक मटेरियल में ले आ रहे हैं। इस प्रोसेस को क्या कह दिया हमने? कैटाबोलिज्म कह दिया। ये तीनों काम साइमल्टेनियसली चलते हैं। पत्ता टूटा, कटा, टूटा, उसी टाइम कटे हुए पत्ते के ऊपर भी बैक्टीरिया लग गए, और पानी बरसा, उसी में साथ में वो नीचे चला गया, परकोलेट हो गया। यानी कि 3 प्रोसेस ये तीनों एक साथ हो रहे हैं। कौन कौन से? फ्रैगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबोलिज्म। तो this is important to note that all the above steps of decomposition operate simultaneously on the detritus. किसके ऊपर? detritus के ऊपर simultaneously operate हो रहे हैं ये। ठीक? Humification and mineralization ये soil के अंदर होगा। Humification क्या होगा? soil. Humification leads, humification के आगे क्या होगा? देखिए यहां पे एक एग्जांपल इन्होंने बनाया हुआ है, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। 3 चीजें जो आपको अपने बताई अभी
क्या क्या बताया हमने? फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म। ट्रीज के ऊपर से ये पत्ती टूटी और टूट के ये नीचे गिरी। जैसे ही गिरी, अब क्या होगा? सम ऑफ द इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर इनटू फूड वेब। कुछ लोग इसे खा लेंगे पत्ती उत्ती को और आगे बढ़ा देंगे, लेकिन कुछ क्या करेंगे? फ्रैगमेंट्स में इसे तोड़ेंगे। सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू सॉइल बाय केमिकल एक्शन। अभी आपको बताया कि इसी के ऊपर बारिश भी होएगी तो बहुत सारे केमिकल्स जो पानी में मिल सकते हैं इनऑर्गेनिक, वो नीचे चले जाएंगे, लीच कर जाएंगे, ठीक है। और फिर कभी कभी ये ऑर्गेनिक, रिच इन ऑर्गेनिक और सॉइल में चला जाएगा तो उसको रिच कर देगा। कभी कभी इसके ऊपर फंगस, बैक्टीरिया लग जाएगा, तो जो फंगस लग रहा है वो क्या कर रहा है? पार्शियली डिकम्पोज कर रहा है, ठीक। और डिकम्पोज करके क्या बनाएगा? नीचे इसको डाल देगा जमीन में। मिनरल्स जो है वो कहाँ जाएंगे? एट द एंड जमीन में ही आ जाएंगे, ठीक है। फंगस करता कैसे है ये काम? देखिए, यहाँ कोई मटेरियल है, इसके ऊपर कोई फंगस इसे खाने की कोशिश करता है, तो फंगस के ये फिलामेंट्स होते हैं जिन्हें हम हाइफी या माइसीलियम कह रहे हैं, ये इसके अंदर ये ऐसे लगा देता है और इनसे डाइजेस्टिव मटेरियल इस खाने के ऊपर डालता है, ठीक, जो इसे डाइजेस्ट करेंगे। इस खाने को, जो इसका डेट्राइटस है, उसको ये क्या करेंगे? फ्रेगमेंट जो हो चुका है उसका, उसको हम ये क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे एंजाइम के थ्रू। एंजाइम एक्सटर्नली अफेक्ट कर रहे हैं इसको बाहर से, और जब ये पूरी तरह से डाइजेस्ट हो जाएगा तब ये इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। फंगस क्या करेगा? इसे एब्जॉर्ब कर लेगा। इस तरह से फंगस जो है वो इस डेट्राइटस से अपना खाना लेगा। सैप्रोफाइट्स हैं, डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से अपना खाना लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं, ठीक। ये पूरा प्रोसेस है कैटाबॉलिज्म तक का, और इसी में आगे मिनरलाइजेशन, यहाँ पे मिनरलाइजेशन यानी मिनरल्स जो थे वो इसमें आ गए। डिकम्पोजिशन के बाद जो मिनरल्स आ गए, ऑर्गेनिक रिच सॉइल हो गई, उस सॉइल से को फिर से इसने एब्जॉर्ब कर लिया और अपना खाना बना लिया, फिर नई पत्ती बन गई। समझ में आ गई बात? आ गया आपने। एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस इज कॉल्ड ह्यूमस। तो आपने कहा ह्यूमिफिकेशन में क्या है? ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंसेस, ठीक है। ह्यूमिफिकेशन में क्या हो रहा है? जो आपका डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस आपका इकट्ठा हो गया है जमीन में, उसे आपने क्या कह दिया है? ह्यूमस कह दिया है कि हमारी खाद बन चुकी है, ठीक। जो हमने आपको बताया, गड्ढों में हम लोग डाल देते हैं पत्ते वगैरह और गोबर और जो हमारे पील्स है, छिलके वगैरह है, और कुछ दिन बाद उस गड्ढे में वो ब्राउन कलर का सब्सटेंस जो मिल जाता है, वो डार्क कलर का सब्सटेंस क्या है? ह्यूमस है। इट इज हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये माइक्रोबियल एक्शन के लिए हाईली रेजिस्टेंट है एंड अंडरगो डीकम्पोजिशन एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। यानी कि ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है कि इसके अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल या मिनरल्स जो हैं वो सेव है, सुरक्षित हो गए, उसी के अंदर ही है, सेव है। ये अब आगे कहीं नहीं निकल रहा है क्योंकि बहुत स्लो रेट में डिग्रेड हो रहा है और इसके अंदर है बहुत सारी चीजें, ठीक है। और ये हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन से। तो बीइंग कोलाइडल इन नेचर, इट सर्व एज द रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। देखिए लिखा हुआ है, ये सेव कर रहा है ना उन सब चीजों को, स्टोर करके रखे हुए। तो ये किस तरीके से बिहेव कर रहा है? एज अ रिजर्वायर, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स का क्या हो गया? ये एक रिजर्वायर हो गया, ह्यूमस। The humus is therefore degraded by some microbes and released of inorganic nutrients occur by the process known as mineralization. तो अब इसको तोड़ना और धीरे धीरे रिलीज कराना जमीन में, वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जमीन में रिलीज कराने के प्रोसेस को क्या कहेंगे? मिनरलाइजेशन। और इसको कौन करेगा? माइक्रोब्स करेंगे, बैक्टीरिया वगैरह आएंगे, ठीक। अभी तो सर रेजिस्टेंट था माइक्रोब से। हाँ, रेजिस्टेंट तो था, लेकिन वही बात है, स्लो रेट पे करेगा तो अब इस रेट को स्लो और फास्ट कराने के लिए ही हम उसमें पानी भी डालते रहते हैं। समय समय पे गड्ढे में जो हमने ये खाद बनाना थी, उसमें टाइम टू टाइम हम इसमें पानी भी डालते रहते हैं। क्यों डाल रहे हैं पानी? इसीलिए डाल रहे हैं क्योंकि उसे आसानी से वो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स तोड़ सके। मिनरलाइजेशन। डिकम्पोजिशन इज लार्जली एन ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। देखिए बहुत ही ज्यादा ऑक्सीजन लगने वाली है, ठीक है। द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इज कंट्रोल्ड बाय केमिकल कंपोजिशन ऑफ द डेट्राइटस एंड क्लाइमेटिक फैक्टर। हमने आपको बताया दो चीजों के ऊपर डिपेंड करेगा,
कि वो डेट्राइटस किस चीज का बना हुआ है और माहौल कैसा, मौसम कैसा है, क्लाइमेटिक फैक्टर कैसे है। हमने बताया कि अगर यही सेलुलोज और काइटिन वगैरह का बन रहा है तो उसमें टाइम लगेगा, यही अगर कोई दूसरी कार्बोहाइड्रेट वगैरह का बना होता तो इजीली टूट जाता। इसके अलावा हमने आपको बताया कि अगर ये ठंडक होती तो देर से टूटता, ठंड में माइक्रोब्स देर से काम करते हैं, लेकिन अगर यही तुम्हारा मॉडरेट टेम्परेचर होता तो उसमें ये माइक्रोब तेजी से काम कर रहे होते। वही बातें यहाँ लिखी हुई। In particular climatic condition, decomposition rate is slower if detritus is rich in lignin and chitin. देखिए पॉइंट पकड़िएगा, डेट्राइटस अगर लिग्निन और काइटिन में रिच है तो क्या हो जाएगा, इसका रेट स्लोअर हो जाएगा, मिनरलाइजेशन का रेट जो है वो स्लोअर हो जाएगा। और अगर क्विकर कब होगा, इफ डेट्राइटस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स, यानी कि अगर ये नाइट्रोजन और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंसेस लाइक शुगर्स का बना हुआ है तो तेजी से डिग्रेड होगा, और अगर ये लिग्निन और काइटिन का बना हुआ है तो ये डेट्राइटस धीरे धीरे डिग्रेड होगा। क्लियर हो गई बात। टेम्परेचर एंड सॉइल मॉइस्चर आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर। हमने देखा कहा क्लाइमेटिक फैक्टर में टेम्परेचर भी आएगा और सॉइल का मॉइस्चर भी आ जाएगा, इसलिए हमने कहा रेगुलर हम टाइम टू टाइम पानी डाल रहे हैं। Decomposition through their effects on the activities of soil microbes, warm and moist environment favor decomposition. अगर वार्म है, गर्मी है और मॉइस्ट एनवायरनमेंट है तो क्या करेगा, वो फेवर करेगा डिकम्पोजिशन का। लेकिन अगर स्लो टेम्परेचर और एनारोबिक inhibits decomposition resulting building of organic material। ठीक है, बिल्डअप ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। समझ में आ गई बात। दो चीजें हमने बता दी आपको। क्या क्या बताया हमने बताया कि अगर एनवायरमेंटल कंडीशन है, एनवायरमेंटल कंडीशन में हमने कहा अगर वार्म और मॉइस्ट है एनवायरमेंट तो तेजी से डिग्रेड होगा, अगर लोअर टेम्परेचर है और एनारोबिक कंडीशन दे दी है तो ये स्लोली चलेगा, डिग्रेड होगा। इसके अलावा आपको बताया कि लिग्निन और काइटिन का बना हुआ है तो धीरे धीरे डिग्रेड होगा, अगर शुगर सब्सटेंसेस का बना हुआ है या नाइट्रोजन का बना हुआ है डेट्राइटस तो तेजी से डिग्रेड हो जाएगा। पूरे स्टेप समझ आ गए, 5 के 5। कौन कौन से 5 स्टेप थे? सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबोलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन और फिर मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन के लिए ये शर्तें बता दें कि भाई ह्यूमस जो है वो एज अ रिजर्वायर वर्क कर रहा है न्यूट्रिएंट्स का, तो मिनरलाइजेशन करने के लिए इसमें क्या होना चाहिए, शर्तें हैं, या तो टेम्परेचर की या उसके कंपोजिशन की, वो शर्तें हमने आपको बता दी। आगे आते हैं, देखिए धीरे धीरे हमारा खत्म हो रहा है ये चैप्टर। एनर्जी फ्लो, पार की बात कर लेते हैं। पार क्या होता है? देखिए ये वो वाला नहीं है कि आपने कुछ चोरी वोरी कर ली, पार कर लिया, ऐसा नहीं। पार का मतलब ये है कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। आपने रेडिएशन के बारे में थोड़ा चलो बता देते हैं तुम्हें। आपने कहा कि आपकी जो सनलाइट थी, जो सनलाइट होती है, इस सनलाइट में जो कुछ भी ऊपर से आ रहा है वो सारा का सारा हमारा कहलाता है रेडिएशन। ठीक, फिजिक्स में भी आपने ये पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। और रेडिएशन में हमारी अलग अलग चीजें सन से आती हैं, जैसे गामा रेज, ठीक है, एक्स रेज, अल्ट्रा वायलेट रेज, इसके बाद विजिबल स्पेक्ट्रम आता है, इसके बाद रेडियो वेव्स आ जाती है, माइक्रोवेव्स आ जाती हैं, ठीक है, और आगे बहुत सारी। आप इस विजिबल स्पेक्ट्रम की बात करते हो, ये है ना विबग्योर, यही तो है। और ये 390 एंगस्ट्रॉम से लेके ये 760 एंगस्ट्रॉम तक का होता है पूरा, ठीक है। नैनोमीटर भी हो सकती है, नैनोमीटर में शायद होता है। वेवलेंथ है, ठीक, विजिबल स्पेक्ट्रम। ये जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, क्या इसकी सारी लाइट जो हमें दिख रही है, विजिबल स्पेक्ट्रम ही हमें दिखता है,
इसके बाद इंफ्रारेड आ जाता है ना। विजिबल स्पेक्ट्रम ही हमको दिखता है। अगर हमें विजिबल स्पेक्ट्रम दिखता है तो क्या यही पूरा फोटोसिंथेसिस करा रहा है क्या? नहीं करा रहा है। पूरी फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ 400 से 700 नैनोमीटर का वेवलेंथ कराता है। 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ ही फोटोसिंथेसिस कराती है। आपको 11th क्लास के फोटोसिंथेसिस सेक्शन में मिल जाएगा। हमने पूरा कराया हुआ है, ये YouTube के ऊपर पूरा फोटोसिंथेसिस का है लेक्चर। 400 से 700 नैनोमीटर की जो वेवलेंथ होती है वो ही फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है। तो क्या है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जिसे हम क्या कह रहे हैं? पार बोलते हैं। समझ में आई बात या नहीं? यानी आपके सनलाइट से आता तो सब कुछ है, लेकिन उसमें से सिर्फ और सिर्फ वेबग्योर का भी 400 से 700 नैनोमीटर वाला जो पार्ट है, सिर्फ और सिर्फ वही हमारा क्या करा रहा है? फोटोसिंथेसिस कराता है, जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन यानी कि पार कहते हैं। आ जाए वापस, देखिए लिखा हुआ है पार। तो हमारा 50% ही तो पार है। अभी हमने आपको बताया कि जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर सोलर रेडिएशन जो आ रहा है वो 100% आता है, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ 50% ही अंदर आता है, बाकी सब वापस भेज दिया जाता है। तो जो 50% आ रहा है उस 50% का भी हमने क्या कहा? 2 से 10%। इसका भी सिर्फ 2 से 10% ही फोटोसिंथेसिस कराएगा, जिसे हम फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत? यही लिखा हुआ है, ओनली 2 to 10% ऑफ द पार ये कराएगा। ठीक, बस इतनी सी बात थी। ये सारी चीजें हम पहले ही कर चुके हैं, इसीलिए हम लोग बहुत तेजी से इसको निपटा जाएंगे। फर्दर, इकोसिस्टम आर नॉट एग्जेम्प्ट फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है वो आपको बताता है कि एनर्जी और वर्क का रिलेशनशिप होता है। ठीक है, तो किस तरीके से आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स चलता है, उसको ये एग्जेम्प्ट नहीं करेगा। ये नहीं कि साहब ये कुछ अलग चले, ये भी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को फॉलो करेगा। तो कह रहा है दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई। एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड होता है, एंट्रोपी चेंज नहीं होती है लगातार। ठीक है, एंट्रोपी क्या होती है? रैंडमनेस। तो वो एंट्रोपी के ऊपर बेस्ड होता है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अगर आपने पढ़ा हो तो वो यही कह रहा है, दे नीड अ कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी टू सिंथेसिस द मॉलिक्यूल्स दे रिक्वायर। यानी कि जो वो मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं उनको बनाने के लिए लगातार बाहर से आपको एनर्जी देते रहना पड़ेगा। ये नहीं होगा कि साहब बिना एनर्जी मिले ही वो बना रहे हैं। ठीक है, टू काउंटरएक्ट द यूनिवर्सल टेंडेंसी टुवर्ड्स इंक्रीजिंग डिसऑर्डरनेस। डिसऑर्डरनेस क्या होती है? एंट्रोपी यही तो होती है, रैंडमनेस या डिसऑर्डरनेस, एंट्रोपी। The green plant in ecosystem are called producers. In terrestrial ecosystem, major producers are herbivores and woody plants. Likewise, in producers in aquatic ecosystem of various species like phytoplanktons, algae and higher plants. ये याद रखिएगा, किसी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर क्या है? अगर लैंड का चल रहा है इकोसिस्टम यानी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, तो उसमें वुडी प्लांट्स करेंगे, ठीक है, और हर्ब्स करेंगे, हर्बेशियस प्लांट्स करेंगे फोटोसिंथेसिस। लेकिन अगर किसी एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात हो रही है तो फाइटोप्लैंक्टन करेंगे, एल्गी करेंगे और कुछ हायर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे। ठीक, एक्वेटिक प्लांट का नाम आपको तो पता ही होंगे, फोटोसिंथेसिस, एक्वेटिक प्लांट, प्लांट किंगडम, प्लांट रिप्रोडक्शन, उसमें एक्वेटिक प्लांट, पॉलिनेशन, पॉलिनेशन इन वाटर, याद करिए, वाटर लिली, वाटर हाइसेंथ, ज़ोस्टेरा, हाइड्रिला, ये सब प्लांट्स आपके एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं। You have read about the food chain and webs that exist in nature, starting from the plants, food chain or rather webs are formed. अब आपने ये पढ़ा हुआ है कि food chain और food web क्या होते हैं। एक बार देख लेते हैं इसको भी। देखिए, अगर आपने कहा कि ग्रास थी, ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ठीक है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग खा रहा है, फ्रॉग को स्नेक खा रहा है और स्नेक को हॉक खा रहा है या ईगल खा रहा है। ठीक है, तो ये एक चेन बन गई जिसे हमने
फूड चेन का। ग्रास को जरूरी नहीं ग्रास हॉपर खाए, इसको काऊ खा रही है या हिरन खा रहा है, ठीक है, और इसको कौन खा रहा है, लायन खा जा रहा है, ठीक। तो इस तरह से भी हो सकता है। ग्रास को जरूरी नहीं है यही खाए, इसको रैट खा सकता है और रैट को स्नेक खा सकता है और स्नेक को हॉक खा सकता है, ठीक है। इस तरह से हमारा अगर एक सिंगल चेन देख रहे हैं तो ये तो कहलाती है फूड चेन, लेकिन अगर कई चेन्स एक दूसरे में इंटरलिंक कर जाएं तो क्या हो जाएगा, फूड वेब हो जाएगा। समझ में आ गई बात या नहीं? फूड चेन और फूड वेब की बात समझ में आ गई। अब फूड चेन जो होती है वो कितने टाइप की होती हैं? देखिए आपने कहा ग्रास थी, ग्रास को ग्रास हॉपर ने, ग्रास हॉपर को फ्रॉग ने, स्नेक ने और ये हॉक ने। ये पूरा अगर हम सिर्फ एक चीज ले लें, ग्रास, ग्रास से ग्रास हॉपर, फ्रॉग, स्नेक और हॉक, ठीक है। हम नीचे वाला ये सब हटा दे रहे हैं, एक मिनट को, ठीक। तो आपने कहा कि ये आपका हो गया ये सी। इसमें ये जितने भी, ये एक फूड चेन हो गई। ये चेन क्या कहलाई? फूड चेन कहलाई। और फूड चेन 3 तरीके की हो सकती है। कौन कौन सी? पैरासिटिक, ग्रेजिंग और डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है सर? अभी डेट्राइटस बताया नहीं, जो डेड एंड डीकेइंग मटेरियल था उसको ही डेट्राइटस कहा था। वहां से जो चेन शुरू होगी उसे डेट्राइटस फूड वही चेन। इसमें भी है। अभी आ रहा है, हाँ। तो ये जो स्टेप्स है ना फूड चेन के, हर एक स्टेप को एक लेवल कहेंगे, जैसे हम ट्रॉफिक लेवल कहेंगे, ठीक है। अब बस इसे अगर आप समझ गए तो अभी हम लोग पिरामिड के ऊपर आ जाएंगे। फूड चेन के हर एक लेवल को हम ट्रॉफिक लेवल कहते हैं। ये आपका प्रोड्यूसर हो गया, ये एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। ये दोनों के दोनों टॉप कंज्यूमर हैं, ये भी एक ट्रॉफिक लेवल हो गया। समझ में आई बात या नहीं? तो अगर हम फूड चेन की बात करें तो पैरासिटिक, ग्रेजिंग और डेट्राइटस 3 तरीके की फूड चेन होती हैं। पैरासिटिक फूड चेन में क्या हो गया? आपने कहा प्लांट्स थे, उसके ऊपर कोई पैरासाइट आ गया, बस ये फूड चेन यही खत्म। दूसरा आपने कहा कोई एनिमल है, ठीक है, उसके ऊपर कोई पैरासाइट आ गया, बस खत्म। तो ये तो हो गई पैरासिटिक फूड चेन। ये जो पीछे की तरफ हम लोगों ने बात करी थी, ये वाली, ये ग्रेज कर रही है, ग्रेजिंग फूड चेन हो गई, ठीक। अब जस्ट आप ये समझिए कि एक कोई डेट्राइटस था, डेड प्लांट था या एनिमल था, ठीक, उसको खाया किसी फंगस ने, ठीक, और उस फंगस से फिर आगे, जैसे आप लोग मशरूम की खेती करते हो, तो जो मशरूम है, मशरूम तो खाते हो ना आप लोग, फंगस ही तो है, और फंगस को फिर आपने खा लिया, ह्यूमन ने खा लिया। तो ये जो फूड चेन चली, ये कौन सी चेन थी? डेट्राइटस फूड चेन थी। समझ में आ गई बात? वैसे ही क्या होता है, ये यहां पे ऐसा होगा नहीं, हम ह्यूमस, अगर ये ह्यूमस ने खा लिया तो फिर ये ह्यूमन आगे जाएंगे, फिर ये मरेंगे, जब ये मरेंगे तब ये साइकिल चलेगा ऐसे। तो ऐसा हम यहाँ पे ज्यादा लगाते नहीं। डेट्राइटस फूड चेन में हम इसको फंगस से ले जाएंगे। फंगस क्या कर रहा है? इसका मिनरलाइजेशन कर दे रहा है और मिनरल्स की फॉर्म में ये ले आ रहा है, और मिनरल्स किस में चले जाते हैं? सॉइल में चले जाते हैं। अब सॉइल से ये प्लांट्स में जाएंगे और फिर आगे इस तरह से आगे बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये भी एक फूड चेन हो गई, इसे हम डेट्राइटस फूड चेन कहते हैं, जो कहां से? डेड एंड डिकेइंग मटेरियल से शुरू होती है डेट्राइटस फूड चेन। 3 तरीके की फूड चेन हो गई, समझ में आ गई? फूड चेन के हर लेवल को ट्रॉफिक लेवल कहते हैं, समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे ही एक और टर्म है, उस टर्म को थोड़ा सा हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं। ये तो हो गया प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन आ गई। डेट्राइटस फूड चेन क्या होती है? बिगिंस विद द डेड ऑर्गेनिक मैटर। इट इज मेड अप ऑफ डिकम्पोजर्स which are heterotrophic organisms, mainly fungi and bacteria. They meet their energy and nutrients required by the degrading dead organic material or detritus. They are also known as saprotrophs. हमने आपको बताया saprophytes होते हैं, ये dead and decaying material को खाते हैं, ठीक।
डिकम्पोजर सिक्रीट डाइजेस्टिव एंजाइम, बता भी दिया था कैसे ये डाइजेस्टिव एंजाइम बाहर की तरफ सिक्रीट करेंगे और उसे ब्रेक डाउन करेंगे और जो वेस्ट मटेरियल सिंपल ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में बदल जाएगा उनको क्या करेंगे सब्सिक्वेंटली एब्जॉर्ब करते हैं। समझ में आ गई बात या नहीं? हमने आपको फंगस के बारे में बताया था कि फंगस क्या करता है, फंगस जो है वो अपने एंजाइम्स को उस डेड ऑर्गेनिक मटेरियल के ऊपर डाल देता है, वो डेड मटेरियल सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल जाता है और जब सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल जाता है तो उसे क्या कर लेंगे ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सैप्रोफाइट्स इसी तरीके से चलते हैं। ये डेड से अगर शुरू हो रहा है डेड रिमेन्स से तो उस तरीके की फूड चेन को कहते हैं डेट्राइटस फूड चेन। इससे पहले वाली जो फूड चेन थी उसने क्या कर दिया था ग्रेजिंग फूड चेन जीएफसी। ठीक, इन एक्वेटिक इकोसिस्टम द ग्रेजिंग फूड चेन मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी फ्लो। अगर एक्वेटिक फूड चेन भी आ जाइए देख लेते हैं। एक्वेटिक फूड चेन का मतलब क्या होता है, पानी में बन रही है भाई कोई फूड चेन। यहां से शुरू करते हैं, फाइटो प्लैंकटन, फाइटोप्लैंक्टन को खाने वाले जू प्लैंकटन, जू प्लैंक्टन को खाने वाले स्मॉल क्रस्टेशियन, स्मॉल फिश, उसको खाने वाले लार्ज फिश। खत्म, कोई दिक्कत? ये एक्वेटिक फूड चेन हो गई। ठीक, ये एक्वेटिक फूड चेन हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आ जाते हैं वापस। तो यही कह रहे हैं कि एक्वेटिक फूड चेन में इसको यहां से एक्वेटिक फूड चेन में जो मेजर कंडुइट है वो एनर्जी के लिए ग्रेजिंग फूड चेन ही है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। एज अगेंस्ट टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम मच लार्जर फंक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू द डेट्राइटस फूड चेन। तो एनर्जी फ्लो हो रही है डेट्राइटस फूड चेन से भी, ठीक है, देन थ्रू ग्रेजिंग फूड चेन। यानी एक्वेटिक फूड चेन में एनर्जी फ्लो सिर्फ और सिर्फ किससे चल रही है, ग्रेजिंग फूड चेन से। लेकिन अगर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम होता तो क्या होता, उसमें ग्रेजिंग फूड चेन में भी एनर्जी का फ्लो हो रहा है और डेट्राइटस फूड चेन से भी एनर्जी का फ्लो होता है। ठीक है, अब कई फूड चेन अगर मिल जाएंगी तो फूड वेब बन जाती है, ये आपको पता है। इसको ध्यान से देख लीजिए, बस हम लोग फिर तेजी से आगे बढ़ते हैं। अगर आप देखें किसी फूड चेन में, तो फूड चेन में यहां पे रखे जाते हैं आपके प्रोड्यूसर। फूड चेन में क्या रखे जाते हैं, सबसे नीचे प्रोड्यूसर होते हैं। जैसे आपने कहा कोई फूड चेन है, उसमें आपने कहा क्या कि प्लांट्स हैं, यानी कि आपने कहा ग्रास होगी। ठीक, ग्रास को किसने खाया, रैट ने खाया। रैट को किसने खाया, स्नेक ने खाया। स्नेक को किसने खाया, ठीक है, प्रोड्यूसर हो गया ये तुम्हारा। ठीक, देख, तो आपने कहा ग्रास क्या हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, रैट क्या हो गया, प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, स्नेक क्या हो गया, सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, और हॉग क्या हो गया, टर्शरी। अब हमने कहा ये पूरी एक फूड चेन थी। फूड चेन के हर स्टेप को हमने क्या कहा है, ट्रॉफिक लेवल। तो ये हो गया ट्रॉफिक लेवल फर्स्ट, ये सेकंड ट्रॉफिक लेवल, ये थर्ड, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। इसके एग्जांपल्स यहां दे रखे हैं कि अगर ये फूड चेन प्लांट्स एक्वेटिक इकोसिस्टम की होगी तो फाइटोप्लैंक्टन, जूप्लैंक्टन, फिर फिशेस, और फिर आगे चल के लाइन नहीं आएगा, स्मॉल फिश, और यहाँ लार्ज फिश आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अगर ये टेरेस्ट्रियल है तो ग्रास या ट्री से शुरू होगा, ग्रास हॉपर या काऊ हो जाएगा, वॉल्फ या बर्ड्स हो जाएंगी, और मैन या लायन हो जाएगा। ये ग्रेजिंग फूड चेन होगी, कोई दिक्कत नहीं। अगर यही डेट्राइटस फूड चेन होती तो क्या होता, डेट्राइटस फूड चेन में इनमें से कोई भी मरता, वो क्या हो जाता, उसको फंगस लग जाती, बैक्टीरिया आ जाते और वो डिकम्पोज करना शुरू करते। बट फिश के आगे वही डिकम्पोज। हाँ बिल्कुल, हाँ ये यहाँ एक बस छोटा सा पॉइंट पकड़िएगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए, और अभी शायद अभी नीट में आया था, ध्यान नहीं है कौन से वाले में, लेकिन नीट में आ चुका है क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट दैट द अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीजेस एट द सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल। आपको पता है कि एनर्जी का अमाउंट जो है हर ट्रॉपिक लेवल पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक, आपको पता है 10% लॉ जो था। यस सर। ठीक, व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म डाइज इट कन्वर्टेड टू डेट्राइटस, डेड बायोमास। आपको पता है डेट्राइटस क्या होता है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो मर जाएगा वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, डेड बायोमास में। हाँ, डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, क्या चीज डिक्रीज क्यों कर रहा है, हाँ। एनर्जी। हाँ।
अरे यार तुम्हें बताया नहीं, 10% ही ट्रांसफर होती है एक से दूसरे में। एक ट्रॉपिक लेवल से अगर दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएगी तो सिर्फ 10% जाएगी। जैसे आपको अभी बताया हमने, ग्रास 10 से ज्यादा नहीं जाएगी। ग्रास को जब खाएगा, ग्रास क्या कर रही है, ये अपना खाना खुद बना रही है। सुन लीजिए, ये अपना खाना खुद बना रही है, और जो अपना खाना बना रही है उसे क्या कह रहे हैं, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। लेकिन ग्रास खुद भी तो जिंदा रहना चाह रही है। जब खुद जिंदा रहना चाहेगी तो रेस्पिरेशन करेगी। तो जो कुछ भी अवेलेबल बचा उसे कहते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। यानी कि इसने टोटल बनाया तो पूरा ग्रॉस था, लेकिन अगले ट्रॉपिक लेवल में क्या जाएगा, एनपीपी जाएगा ना। यानी कि मान लीजिए इसके पास 10,000 किलो कैलोरी एनर्जी है, ठीक। ये क्या कर रहा है, 10,000 से जब ग्रॉस को खाएगा रैट, तो सिर्फ और सिर्फ इसका 90% तो यही रेस्पिरेशन में कंज्यूम हो जाएगा। सिर्फ कितना बचा, 10% एनर्जी ऊपर गई। कितना बचा, ये 1000 बचा, ठीक। अब रैट भी तो अपना रेस्पिरेशन कर रहा है, अपना सर्वाइवल कर रहा है। फिर जब आगे जाएगा तो 1000 से ऊपर गया तो रैट के बाद क्या आया, स्नेक। उसको कितना मिला, 100 मिल गया। और स्नेक से जब हॉक पे पहुंचे या ईगल पे पहुंचे तब क्या हुआ, 10। तब कितना बचा, सिर्फ 10 बचा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 10। क्लियर हो गई। तो यहाँ क्या हो रहा है, आप देखिए जरा, लगातार एनर्जी का लॉस हो रहा है और लिंडमैन 10% लॉ की बात हो रही है। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं। यही बात है कि यहाँ पे आपकी एनर्जी लगातार डिक्रीज होती चली जा रही है। और जो कुछ भी डेड बायोमास बचा उसे हमने क्या कह दिया, डेट्राइटस कह दिया। अब देखिए ये पॉइंट पकड़िएगा बस, इसके बाद हम लोग बहुत तेज भागेंगे। Each tropic level has certain mass of living material at a particular time is called standing crop. पूरा जो आपका ट्रॉपिक लेवल है, पूरा ट्रॉपिक लेवल, उस पूरे ट्रॉपिक लेवल के ऊपर, जैसे आपने कहा प्रोड्यूसर्स पूरा एक ट्रॉपिक लेवल था ना, तो प्रोड्यूसर्स का पूरा एक ट्रॉपिक लेवल है। उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम में जितना भी बायोमास होगा उसे हमने क्या कह दिया है, जो कुछ भी लिविंग मटेरियल है उसे हमने क्या कह दिया है, स्टैंडिंग क्रॉप कह दिया है। स्टैंडिंग क्रॉप इज मेजर्ड एज द बायोमास या मास ऑफ लिविंग मटेरियल, ठीक है, और द नंबर्स इन यूनिट एरिया। ये तुम्हारा उस टाइम बायोमास या जितने भी नंबर्स हैं उस पर्टिकुलर एरिया में प्रोड्यूसर्स के, वो क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग क्रॉप कहलाएगा। द बायोमास ऑफ स्पीशीज इज एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ फ्रेश या ड्राई वेट। किसमें हम इसे एक्सप्रेस करेंगे, फ्रेश या ड्राई वेट में करेंगे एक्सप्रेस। 10% लॉ आपको हमने बता ही दिया है कि एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में 10% एनर्जी ही जाती है। ये सारी चीजें इन्होंने दिखाई हुई है, देखिए ये पूरी फूड चेन्स को मिला दिया इन्होंने, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल, और जो जो मरता जा रहा है वो डेट्राइटस फूड चेन चलती जा रही है, ठीक है। सारी फूड चेन इन्होंने एक साथ दिखा दी है, एनर्जी फ्लो थ्रू डिफरेंट ट्रॉपिक लेवल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे इकोलॉजिकल पिरामिड या एल्टोनियन पिरामिड्स। एल्टोनियन पिरामिड्स या इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो 3 लेवल के ऊपर हम लोग पढ़े। तीन लेवल के ऊपर है पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास, पिरामिड ऑफ एनर्जी। 3 लेवल के ऊपर आपके पिरामिड्स, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। देखिए हम क्या कर रहे हैं, जब कभी कोई पिरामिड बनाना होता है तो पिरामिड कैसे बन रहा है, हम हर ट्रॉपिक लेवल को एक पिरामिड शेप दे रहे हैं। हर ट्रॉपिक लेवल को हम क्या दे रहे हैं, एक पिरामिड का शेप दे रहे हैं। कि जैसे आपने कहा ग्रास है, ग्रास को रैट ने खाया, रैट को स्नेक ने खाया, स्नेक को हॉक ने खाया, ठीक। ग्रास बहुत ज्यादा थी, एक ग्रास लैंड में ग्रास बहुत ज्यादा थी तो उसको हमने एक लेवल दे दिया, प्राइमरी, ठीक है। प्रोड्यूसर सबसे नीचे रखेंगे हम लोग,
ये ध्यान दीजिएगा, बस अभी 10 मिनट में ये खत्म होता है। प्रोड्यूसर सबसे नीचे रखेंगे, कंज्यूमर। इसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर रखे जाएंगे इसके ऊपर। रैट्स जो है वो उससे कम मिलेंगे, हाँ सर। स्नेक उससे भी कम मिलेंगे, सेकेंडरी और हॉक उससे भी कम मिलेंगे। तो अगर हम इसको पिरामिड का शेप देते हैं, अगर हम इस पे इस तरीके का शेप देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, ये पिरामिड हो गया। यस सर। और इसमें नंबर्स की बात करी हमने, इसमें हमने किसकी बात करी थी, नंबर्स की बात करी थी कि ग्रास के नंबर ज्यादा होंगे, रैट के नंबर उससे कम, स्नेक के नंबर उससे कम, और हॉक के नंबर सबसे सबसे कम। तो इस तरह से ये इस तरह के ऐसे बना। तो पिरामिड कैसे हो गया, ये अपराइट हो गया। पिरामिड कैसा हो गया, ये Upright. अपराइट हो गया। लेकिन अगर हम इसी को बदल दें, पैरासिटिक फूड चेन ले आए, एक ट्री के ऊपर पैरासिटिक फूड चेन, देखिएगा जरा, ये पिरामिड ऑफ नंबर देख रहे हैं, पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड। तो किस टाइप का हुआ, ये अपराइट हुआ। ठीक, ये पिरामिड कैसा हो गया, अपराइट। अपराइट हो गया। दिख रहा है आपको, सीधा सीधा दिख रहा है, यहाँ प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टॉप कंज्यूमर। ठीक है, इस तरीके से पिरामिड बन जाता है। अगर हम इसको कर दें पैरासिटिक फूड चेन, ऑन अ ट्री, किसी एक पेड़ के ऊपर बहुत सारी चिड़िया बैठी हुई हैं, और उन चिड़ियों के ऊपर बहुत सारे टिक्स हैं, टिक्स, और उनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया। यानी एक ट्री है, ट्री के ऊपर बहुत सारी बर्ड्स हैं, और उन बर्ड्स के ऊपर बहुत सारे टिक्स हैं, और उनके ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया। नंबर लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हाँ सर। हम कभी कोई भी पिरामिड बनाएंगे तो पिरामिड में सबसे नीचे क्या रखते हैं, प्रोड्यूसर। यहाँ क्या रख देंगे, प्रोड्यूसर। ट्री है। क्या प्रोड्यूसर बहुत ज्यादा है नंबर में, नहीं सर, कम है। एक ही तो पेड़ है हमारा, क्या है, एक पेड़ है, तो ये पिरामिड तो उल्टा सा लगने लगा भैया। आगे नहीं, ऊपर आगे नहीं। एक पेड़ हो गया, उसके ऊपर बहुत सारी चिड़िया हो गई, उसके ऊपर बहुत सारे टिक्स हो गए, और बहुत सारे बैक्टीरिया हो गए। दिख गया, इन्वर्टेड हो गया। ये पिरामिड ऑफ नंबर कैसा हो गया, इन्वर्टेड हो गया। देखिए, इन्वर्टेड हो गया। तो पिरामिड ऑफ बायोमास के ऊपर अब आते हैं। पिरामिड ऑफ नंबर दो तरीके के हो सकते हैं। अगर हम कहें अपराइट है तो उसके लिए एग्जांपल आएगा ग्रासलैंड का, और ये आप बना दोगे अपराइट पिरामिड। तो वो बायोमास के ऊपर है दूसरा? नहीं, वो भी नंबर का है, सभी पिरामिड आते हैं पिरामिड ऑफ नंबर। जी हाँ, तभी हम आपको सिखा रहे हैं, फर्जी नहीं है। पिरामिड ऑफ नंबर की बात करी जाए, इन्वर्टेड अगर होगा तो उसके लिए आपने क्या करा, पैरासिटिक फूड चेन ऑन अ ट्री। किसी एक ट्री के ऊपर आप पैरासिटिक फूड चेन का एग्जांपल लेके उसको दिखा दोगे। Yes, sir. अब बात करते हैं बायोमास की, पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करी जाए तो ग्रासलैंड इकोसिस्टम की बात कर लेते हैं, ठीक है, या फॉरेस्ट की बात कर लेते हैं। जब फॉरेस्ट की बात करेंगे तो क्या होगा, फॉरेस्ट की बात करें, फॉरेस्ट एज अ इकोसिस्टम। देखिए, शुरू में हमने बताया था इकोसिस्टम बहुत सारे होते हैं, तो फॉरेस्ट भी है। तो आपने कहा इसमें बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पेड़ तो बहुत बड़े बड़े हैं, भारी भारी हैं, उनका पेड़ों का बायोमास तो बहुत ज्यादा होगा, है ना। उसके बाद क्या आएंगे, उससे कम हर्बीवोर्स, उनका बायोमास उससे कम होगा। फिर कार्निवोर्स, उनका बायोमास उससे भी कम होगा। तो कैसा आएगा ये, इस तरीके से आ जाएगा। Yes, sir. प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा भारी, उससे कम कंज्यूमर, कंज्यूमर, प्राइमरी, सेकेंडरी और टॉप कंज्यूमर। अगर हम ये ये कैसा हो गया, फॉरेस्ट इकोसिस्टम में अगर हम लेंगे बायोमास का तो ये कैसा आ जाएगा, अपराइट। और से एक पर्टिकुलर प्लांट में लेंगे तो डाउनवर्ड आएगा। अगर हम एक्वेटिक फूड चेन ले लें, एक्वेटिक फूड चेन को अगर देखें तो हमने कहा फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जूप्लैंक्टन,
उसके बाद स्मॉल फिश, फिर लार्ज फिश। ठीक, आप देखिए फाइटोप्लैंक्टन्स बहुत हल्के होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं। एल्गी, एक्वेटिक प्लांट में जो अगर पानी में देखें तो एल्गी क्या है, बहुत हल्के हैं, लेकिन वो फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सबसे नीचे रखे प्रोड्यूसर्स। ठीक, उसके बाद उनको खाने वाले जू प्लैंक्टन थोड़े बड़े, उसके बाद छोटी फिशेस और ज्यादा भारी, और लार्ज फिशेस सबसे ज्यादा भारी। इन्वर्टेड हो गया, बोलो कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। अगला पिरामिड ऑफ एनर्जी। और एनर्जी का पिरामिड ऑलवेज अपराइट। ऑलवेज कैसा होता है? अपराइट होता है। आपकी एनर्जी लगातार प्रोड्यूसर से और टॉप तक जाते जाते लगातार 10-10% कम होती चली जा रही है। सिर्फ 10% ही आगे जा रही है, 90% तो वहीं रुक जा रही है। तो हमेशा कैसा होगा? ऑलवेज अपराइट होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा एनर्जी बनाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर उससे कम एनर्जी लेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर उससे कम, और टॉप कंज्यूमर तो सबसे कम एनर्जी लिए हुए होंगे। तो एनर्जी का पिरामिड हमेशा लगातार, याद रखिए, हमेशा कैसा रहेगा? ऑलवेज अपराइट रहता है, क्योंकि 10% लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी के साथ आपके चैप्टर का समापन हो जाता है। वन शॉट में एक साथ सारी चीजें हमने खत्म कर दी हैं। उम्मीद कर रहे हैं आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।